Hello everyone, welcome to Music Theory Classes, one stop solution for all music theory exams. I hope आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना। आप बहुत सारे बच्चों ने बोला था इस टॉपिक पर जो है वीडियो लाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। दक्षिण अब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये किया किसने था। ठीक है, तो दक्षिण ग्रंथकारों की भांति पंडित अहोबल तथा हृदय नारायण देवादि ने भी वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आए कि वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना किसने की, तो पंडित अहोबल का नाम आता है। ठीक है, पंडित अहोबल तथा श्रीनिवास श्रीनिवास ने इन्हीं के तरीके को आगे और स्पष्टीकरण दिया था और अच्छे से समझाया था। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन यही है कि वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना किसने की है, तो पंडित अहोबल ने। ठीक है, अहोबल ने सर्वप्रथम तार की लंबाई के आधार पर स्वर स्थापित करने के नियम का वर्णन किया। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे एक तार है। ठीक है, ये तार है, वीणा का तार है। तो अहोबल ने क्या किया, अहोबल ने तार की लंबाई के अकॉर्डिंग जो है स्वर स्थापित किए। जैसे उन्होंने बोला कि सबसे पहले एक तार लीजिए, ये तार है, जैसे ये यहाँ पे तार बना हुआ है कि सबसे पहले एक तार लीजिए। इस तार को जब आप बजाएंगे, खुला बजाएंगे तो ये सा बजेगा। ठीक है, इस तार के बिल्कुल ठीक बीच में जब आप दबा के बजाएंगे तो तार सा बजेगा। ठीक है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में बजाएंगे तो माँ बजेगा। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल बीच में बजाएंगे तो ये बजेगा। ठीक है, तो उन्होंने तार की लंबाई के अकॉर्डिंग मतलब स्वरों को स्थापित किया। चलिए कि जैसे इतना बड़ा तार है, खुला बजाएंगे तो सा बजेगा, इसके बिल्कुल मध्यम बजाएंगे तो तार सा बजेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने तार की लंबाई के आधार पर स्वरों को स्थापित करने के नियम का वर्णन किया। इसी विधि का प्रयोग करके प्राचीन काल में पाइथागोरस ने भी जो वेस्टर्न स्वर सप्तक है उसका निर्माण किया था। अब इन्होंने एक चीज नहीं की, ठीक है, जिसका फायदा आगे श्रीनिवास जी ने उठाया। अहोबल ने तार की लंबाई का माप नहीं बताया। ठीक है, तार कितनी लंबी लेनी है ये अहोबल जी ने नहीं बताया। ठीक है, उन्होंने ये तो बता दिया कि एक तार लीजिए, उस तार के ठीक बीच में मा स्वर आए, सा स्वर आएगा, इन दोनों स्वरों के ठीक बीच में मा स्वर आएगा, फिर पा स्वर आएगा। लेकिन वो जो मेन चीज है वही नहीं बताई कि तार कितनी लंबी लेनी है। ठीक है, अब इसी चीज का फायदा किसने उठाया, इसी चीज का फायदा उठाया हमारे श्रीनिवास ने। ठीक है, अहोबल के सिद्धांत का स्पष्टीकरण किन्होंने किया, श्रीनिवास ने। श्रीनिवास जी ने क्या किया, श्रीनिवास जी ने तार की लंबाई बता दी। बस, क्लियर। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पेज पर कि सबसे पहले कि वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना किसने की, सर्वप्रथम अहोबल ने की। ठीक है, तार की लंबाई किसने बताई, श्रीनिवास ने बताई। क्लियर। अब अहोबल जी ने कैसे किया वो बताते हैं। अहोबल जी ने, तो इतना ही है अहोबल का, यही है। बाकी सारा क्या है आपका श्रीनिवास का। अहोबल जी ने क्या कहा कि वीणा के तार को छेड़ते हैं तो सा की ध्वनि उत्पन्न होती है। वीणा का तार कौन सा, जैसे ये है आपका, जैसे ये आपका एक वीणा का तार है, ये आपका एक तार लिया। ठीक है, जब इस तार को, अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका पहले तो, कि जब प्राचीन काल में वीणा के तार को ट्यून किया जाता था, तो ट्यून किससे किया जाता था, किससे मिलाकर उसको ट्यून किया जाता था। ठीक है, आज का क्वेश्चन ये है, कमेंट में लिख देना जिसको भी पता हो। ठीक है, नहीं तो अगली वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, वीणा को प्राचीन काल में वीणा को ट्यून किससे किया जाता था, किससे मिलाकर वीणा को ट्यून किया जाता था। ठीक है, तो अहोबल ने स्वर स्थापना कैसे की, अहोबल ने बोला वीणा के तार को छेड़ते हैं तो सा की ध्वनि उत्पन्न होती है ट्यून करने के बाद। इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब इस खुले तार को कहीं से भी छेड़ेंगे तो क्या आएगी, सा की ध्वनि उत्पन्न होगी। चलिए, ये वीणा का स्टार्टिंग है, ये तार का स्टार्टिंग है जिसको बोलते हैं मेरु, ये जो स्टार्टिंग है। ठीक है, और ये एंड है जो वीणा के नीचे होता है, जहां पे तार का एंड होता है उसको बोलते हैं गुड़च। ठीक है, तो यहाँ से तार स्टार्ट है, यहाँ पे तार एंड है। इस खुले हुए तार को मतलब कहीं से भी बिना दबाए कहीं पर भी छेड़ोगे तो कौन सा स्वर की ध्वनि आएगी, सा स्वर की। क्लियर, पहला स्वर क्लियर आपका। तार के ठीक बीच में, ठीक मध्यम में क्या होता है, तार सड़ज होता है। अब ये तार है, इसको खुला बजाओगे मध्यम से आज आएगा, और इसके ठीक बीच में, ठीक बीच में आपका क्या आएगा, तार सा आएगा। क्लियर, खुले तार को बजाओगे खाली सा स्वर आएगा,
इस तार के बिल्कुल बीच में जब अगर उंगली रख के प्रेस रख के करोगे, तार को छेड़ोगे तो कौन सा स्वर आएगा? तार सा स्वर आएगा। क्लियर? इस तार सड़क से और मेरु के ठीक बीच में क्या आएगा आपका? मध्यम स्वर आएगा। अब मेरु है, मेरु के और तार सा के, ये जो आपकी दूरी है, इसके ठीक बीच में क्या आएगा? ठीक बीच में अगर प्रेस करके बजाओगे तार को तो क्या आएगा? मध्यम स्वर आएगा। मध्यम का नाम ही क्यों है? मध्यम का नाम मध्यम ही इसलिए है क्योंकि ये बीच का स्वर है। मध्यम से पहले भी 3 स्वर हैं सारेगा और मध्यम के बाद में भी 3 स्वर है पा धा नी, इसलिए इसका नाम मध्यम स्वर है। ठीक है, तो ये सा और तार सा के ठीक बीच में आएगा। क्लियर? मेरु और तार सा के ठीक बीच में आएगा मा। क्लियर? हो गए आपके 3 स्वर। चौथा स्वर, मेरु और तारसा को 3 बराबर भागों में बांटने पर दूसरे भाग पर आपका क्या आएगा? पा स्वर आएगा। ठीक है, कैसे? ये मेरु है और ये तार स्वर है, ये तार। ठीक है, इतनी लंबाई। चलिए, जब इतनी लंबाई के तार को 3 बराबर भागों में बांट दोगे, 3 इक्वली भाग में बांट दोगे, तो दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग का जो अंत है, यहाँ पर आपका क्या आएगा? पा स्वर आएगा। मतलब इतनी दूरी को जब आपने 3 बराबर भागों में बांटा, तो ये क्या है? यहाँ पे आपका क्या आ गया? पा स्वर आ गया, पा स्वर। क्लियर? सा और तार सा को, ये है आपका सा और ये आपका तार सा, जब इस दूरी को बराबर 3 भागों में बांटोगे तो दूसरे भाग के अंत पर क्या आएगा? पा स्वर आएगा। क्लियर है? उसके बाद गा स्वर कैसे आएगा? अब गा स्वर का है सा और पा के ठीक बीच में क्या आता है आपका? गा स्वर आता है। बिल्कुल यही आएगा। ये पा है और ये सा है, इस सा और पा के ठीक बीच में, ये मान लो सा है, ये पा है, इतनी लंबी दूरी है, इनके ठीक बीच में यहाँ पे क्या आएगा? ठीक बीच यहाँ आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? गा स्वर आएगा, गा स्वर। क्लियर? आसान है। तार को खुला छेड़ोगे, सा स्वर, तार के बिल्कुल ठीक में तार सा स्वर। ठीक है, सा और तार सा के बिल्कुल बीच में मध्यम सा, मध्यम ही आता है। तार और तार सॉरी सा और तार सा के 3 भाग करोगे, आखिरी भाग में, दूसरे भाग में पा स्वर, सा और पा के ठीक बीच में गा स्वर। क्लियर? उसके बाद 3 स्वर बच गए। ऋषभ, ऋषभ भी यही है। रे, रे कैसे आएगा? रे, जैसे सा और पा के ठीक बीच में क्या था आपका? गा था। पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सा और पा के ठीक बीच में गा था, वैसे सा और पा के दूरी पर, ये सा और पा की इतनी लेंथ है, उसके 3 बराबर भाग कर दोगे, 3 बराबर भाग कर दोगे, तो पहले भाग पर क्या आएगा? रे स्वर आएगा। पहले भाग पर आपका क्या आएगा? रे स्वर आ जाएगा, रे। ठीक है, ये गा यहाँ आया था, ये आ गया आपका गा स्वर। क्लियर? सा और पा के ठीक बीच में आएगा गा स्वर, सा और पा के 3 भाग कर दोगे तो पहले भाग पर आपका क्या आएगा? रे स्वर आएगा। क्लियर? 2 स्वर आपके बच गए। धैवत, धैवत का कहाँ आएगा? पा और सा के, ये जो है पा और ये सा, इसके ठीक बीच में क्या आएगा आपका? धा स्वर आएगा। ठीक है, पा और सा की जो दूरी है उसके ठीक बीच में क्या आएगा आपका? धा स्वर आएगा। एक स्वर आपका बच गया लास्ट में, नी स्वर। नी स्वर, नी स्वर कैसे आता है? पा और सा के 3 बराबर भाग करने पर अंतिम भाग पर क्या आएगा? नी स्वर। जैसे ये है, ये आपकी पा और सा की दूरी है। ठीक है, इसको 3 बराबर भागों में जब बांट दोगे तो जो लास्ट वाला भाग है उस पर क्या आएगा आपका? नी स्वर आ जाएगा। ये यहाँ पर आपका क्या आएगा? नी स्वर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर? ठीक है, चलो दोबारा समझा देता हूँ आसान भाषा में बिल्कुल। देखो, पूरा का पूरा आपका एक तार है, तार को जब छेड़ोगे, ये मेरु है, ये गुड़ज है, तार को खुला छेड़ोगे क्या आएगा? सा स्वर। क्लियर? तार के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीच में क्या आएगा? तार सा। ठीक है, सा और तार सा के बीच में बिल्कुल मध्य में क्या आएगा? मा स्वर। ठीक है, तार सा और तार सा के 3 भाग करने पर पहले भाग, आखिरी सॉरी दूसरे भाग पर क्या आएगा? सा और तार सा के जब 3 भाग करेंगे तो दूसरे भाग पर आपका क्या आएगा? पा स्वर आएगा। ठीक है, क्लियर? अब सा और पा के बीच में क्या होता है? सा और पा के बीच में, सा और पा के ठीक बीच में आएगा आपका गा स्वर। क्लियर? अब सा और पा के 3 भाग करने पर पहले भाग पर क्या आएगा? रे स्वर। जब सा और पा की दूरी को 3 भाग करें, पहले भाग पर रे स्वर।
बच गए धा और नी। पा और सा के ठीक बीच में आता है धा स्वर। क्लियर। और पा और सा के 3 भाग करने पर आखिरी भाग में आएगा आपका नी स्वर। ठीक है। फंडा केवल यही है कि या तो दो स्वरों के बीच की दूरी या दो स्वरों के बीच में पार्ट करनी है। ठीक है। इतना सा आपको याद रखना। अहोबल जी ने इतना हक दिया था। ठीक है। शुद्ध स्वरों के लिए, विकृत स्वरों के लिए भी आगे बताएंगे। ठीक है। इतनी सी जो आपकी छोरी थी अहोबल जी ने। अब श्रीनिवास जी ने क्या किया, जैसे आपकी थीसिस चोरी करते हैं वैसे ही आप उन्होंने श्रीनिवास जी ने अहोबल जी का सारा जो है मेहनत चोरी कर ली। अब श्रीनिवास जी ने देखा कि उन्होंने खाली एक उन्होंने रिसर्च गैप दिखा बीच में। ठीक है। और उसी गैप को जो है फिल कर दिया श्रीनिवास जी ने। उन्होंने देखा कि अहोबल जी ने केवल तार बताया है, तार की लंबाई कितनी रखनी है वो नहीं बताया। और जो एग्जैक्ट जो गणित के आधार पर एग्जैक्ट इनकी वो आएगी कि ये कितनी दूरी पर है रे, कितना इसका गणित के आधार पर कितना इंच, कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर, क्या जो है इसका मान, वो नहीं बताया। ठीक है। तो वही गैप को देखते हुए श्रीनिवास जी ने उस चीज का डिस्कवरी कर दी, रिसर्च कर दी। ठीक है। तो श्रीनिवास जी ने केवल अपनी तरफ से एक चीज रखी है, बाकी चीज जो है मैथमेटिक, बाकी सारा जो फॉर्मूला है वो एज इट इज अहोबल जी के अकॉर्डिंग है। और उसी के द्वारा जो भी मैथमेटिक वैल्यू आई उसको उठा के पुट कर दिया। जैसे अहोबल जी ने कहा था कि खुली तार आपने सा है और बिल्कुल ठीक में आपका क्या है, तार सा है बिल्कुल मध्य में। तो श्रीनिवास ने क्या किया, श्रीनिवास ने इस तार की लंबाई दी है बस, और वो कितनी दी है, 36 इंच दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ठीक है। श्रीनिवास जी ने तार की लंबाई कितनी दी है, 36 इंच दी है। ठीक है। मेरु और तथा गुड़ज के खुले तार की लंबाई 36 इंच रखी है। क्लियर। तो बाकी केवल श्रीनिवास जी ने इतना किया, तार की लंबाई बताई। अब बाकी तो सारी मैथमेटिक वैल्यू वैसे ही निकल जाएंगी। जैसे अहोबल जी ने कहा था कि तार के ठीक बीच में क्या है आपका, तार सा है। तो अगर पूरी तार 36 इंच की है तो बिल्कुल ठीक कहाँ आएगा, 18 पे आएगा। तो तार सा की वैल्यू क्या आ गई, 18 इंच आ गई। क्लियर। यही जो है श्रीनिवास जी ने किया है, मैथमेटिक वैल्यू निकाल दी। पर्दा कहाँ पे बनेगा, कितने इंच पे बनेगा, वो वैल्यू क्या है, श्रीनिवास जी ने दी। क्लियर। तो करते हैं। वीणा की मुख्य तंत्री मध्य षड्ज में मिलाई जाती है। फिर वही क्वेश्चन है कि मिलाई किससे जाती थी, कमेंट डाउन कर देना। इनके अनुसार मध्य सा तथा तार से को सूत्र मानकर अन्य स्वरों की प्राप्ति करनी। ठीक है। इनके अनुसार स्वर स्थापना का कारण स्वर संवादितों का ज्ञान है। वही संवाद, सामा संवाद, सापा संवाद बार बार आ रहे हैं, पढ़ा चुका हूं पहले। जिन्होंने नहीं देखा है सवर वाली वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें पूरा सवर संवाद के बारे में बताया गया है। 9, 13 और 8 और 12 सामा, सापा, सागा और सारे जो है सवर जितने भी संवाद है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने तार पर 12 स्वरों के पर्दे बांधने का ढंग बताया। ढंग क्या बताया, इन्होंने मैथमेटिक वैल्यू दे दी। ठीक है। जैसे पूरा तार 36 का है तो तार सा कहाँ पे बंधेगा, 18 इंच पर बंधेगा जैसे। ठीक है। 36 इंच का पूरा तार है तो तार सा कहाँ आता है, बिल्कुल बीच में आता है। तो इन्होंने मैथमेटिक वैल्यू दे दी कि इस पॉइंट पर ही इतने इंच पर उस स्वर का पर्दा बांधा जाएगा। क्लियर। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी स्वर स्थापना का नियम समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि श्रीनिवास का शुद्ध थाट आधुनिक काफी थाट था। ठीक है। प्राचीन काल में, अभी ये इंपॉर्टेंट है, प्राचीन काल में शुद्ध थाट आज के कौन से थाट के अकॉर्डिंग था, काफी थाट के। मतलब प्राचीन काल में शुद्ध थाट किसको माना जाता था, काफी थाट को। आज के टाइम पे शुद्ध थाट किसको माना जाता है, बिलावल। ठीक है। तो इन्होंने अपने जो फॉर्मूले में गा और जो नी दिए हैं, गा और नी के जो पर्दा बांधने के जो वैल्यू दी है, इंच दिया है, जो मैथमेटिक वैल्यू है, वो आज के हिसाब से कोमल है। उनके अकॉर्डिंग तो वो शुद्ध थी। ठीक है। टाइम जैसे जैसे देखो, कोमल और शुद्ध स्वर कैसे बने। ठीक है। अब जैसे 12 स्वर हैं, उनमें से शुद्ध स्वर और कोमल स्वर या शुद्ध स्वर और विकृत स्वर कैसे बने। अब उन 12 में से जो 7 स्वर सबसे ज्यादा यूज आ रहे थे, बार बार यूज हो रहे थे, उनको शुद्ध मान लिया। ठीक है। और जो थोड़े से कम यूज हो रहे थे उनको विकृत स्वर मान लिया। ठीक है। अब सब पहले पुराने टाइम में क्या होते थे, कोमल गा और कोमल नी जो आज के हमारे अकॉर्डिंग कोमल है, उनका ज्यादा प्रयोग होता था। ठीक है। अब उनका ज्यादा प्रयोग होता था तो उन्हीं को शुद्ध माना जाता था। अब टाइम बदलता गया तो कोमल गाने की
जगह शुद्ध गाने, आज के अकॉर्डिंग जो शुद्ध गाने वो ज्यादा प्रयोग में आने लगे। तो आज के टाइम पे जो गाने हैं उन्हीं को, जैसे बिलावल थाट के जो स्वर हैं उनको शुद्ध थाट माना गया। ठीक है, टाइम बदलता गया, गा और नी ने अपना जो है यूज जो ज्यादा होते गए, वो ये वाले बिलावल थाट वाला जो स्वरूप है वो ज्यादा यूज होने लगा। तो बिलावल, आज के टाइम पे बिलावल थाट को शुद्ध थाट माना जाता है। उस टाइम पे जो गाने जिस स्थान पर थे वो ज्यादा यूज होते थे, कोमल वाले होते थे, तो उस टाइम पे काफी थाट को जो है शुद्ध थाट माना जाता है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्राचीन काल में शुद्ध थाट आज के किसके अकॉर्डिंग है? काफी थाट के अकॉर्डिंग है। चलिए, तो इन्होंने अपनी वैल्यूज में जो गा और नी की जो वैल्यू दी है वो आज के टाइम पे कोमल गा और कोमल नी की वैल्यू है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं मैथमेटिक के अकॉर्डिंग क्या आता है। ठीक है, मध्यम षड्ज कैसे निकाला जाएगा? पूरे 36 इंच खुले लंबे तार को बिना किसी जगह दबाए छेड़ा जाए तो मध्य सा बोलेगा। ठीक है, तो सा की वैल्यू होगी 36, जीरो या 36, मेरु से माने तो जीरो और गुणज से माने तो 36। ठीक है, दूसरे नंबर पे है तारसा, वही है। तारसा क्या है? 36 इंच के तार पर बिल्कुल बीच में क्या आएगा? आपका तार सड़ज आएगा। तो तार सड़ज की वैल्यू क्या है? 18। ठीक है, तार से जो सड़ज की दूरी क्या है? 18 इंच। 18 इंच पर एक वीणा पर 18 इंच पर आपका कौन सा पर्दा बनाया जाएगा? तार शाखा। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है उसकी स्वर की दूरी पूछी जाती है। मान लो ये बीच में, ठीक है, ये बिल्कुल बीच में, क्वेश्चन आएगा कि मेरु से तारसा की दूरी कितनी है, या गुड़ज से तारसा की दूरी कितनी है। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल बीच में है, तो क्लियर है कि मेरु से भी तारसा की दूरी 18 इंच है और गुड़ज से भी तारसा की दूरी 18 इंच है। ठीक है, लेकिन बाकियों में ये वैल्यू बदल जाती है, तो आपको दोनों वैल्यू याद रखनी। याद क्या रखनी है, मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, तो दो स्वर हो गए, उसके बाद आते हैं आपके मध्यम षड्ज, सॉरी, मध्यम स्वर की स्थापना। अब मध्यम की मैंने बताई थी, मेरु तथा तारसा के ठीक बीच में। मेरु मतलब जीरो और तारसा मतलब 18। 18 के, जीरो और 18 के ठीक बीच में, ठीक बीच में क्या है आपका? मध्यम स्वर है। तो 18 का ठीक बीच कहाँ पे आएगा? 9 पर आएगा। 9 पर आएगा। ठीक है, जीरो और 18 के ठीक बीच कहाँ पे आता है? 9 पे। तो माँ कितने इंच पर आएगा? माँ आ गया आपका 9 इंच पर। क्लियर, वही है फॉर्मूला सारा, अहोबल वाला है, बस इन्होंने जो है मैथमेटिक वैल्यू रख दी है। अब मेरू से माँ की दूरी कितनी है? 9 इंच। ठीक है, यहां से यहाँ की दूरी कितनी है? 9 इंच। गुड़ज से माँ की दूरी क्या होएगा? गुड़ज से 36 से यहाँ की दूरी क्या होएगा? यहाँ की दूरी, ये भी पूछ लिया जाता है। तो सिंपल ये है कि जितना भी मेरू से आपकी दूरी है, एक मिनट, जितना भी मेरू से आपकी दूरी है, इस टोटल में से ये सारी को घटा दो। ठीक है, 36 में से वो घटा दो, आपकी घुटने से उसकी दूरी आ जाती है। जैसे टोटल कितना है? 36 इंच का है, उसमें से मेरू वाला घटा दो, ये वाला घटा दो, तो गुड़ज वाली दूरी आपकी बच जाती है। ठीक है, तो 36 - 9 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27 इंच। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि माँ की दूरी गुड़ज से कितनी है, या माँ की दूरी मेरू से तो कितनी है? जीरो से तो 9 ही है, गुड़ज से कितनी है? 27 इंच। क्लियर। उसके बाद आपका आता है पासवर। पा की भी वही है, सा और तार सा के ठीक 3 भाग कर दिए। ये आपका जीरो है, ये आपका 18 है। इसके इस पूरी दूरी को जब 3 भागों में बांटेंगे तो 18 को कैसे कैसे बांटेंगे? 6, 6 और 6 में बांटेंगे। ठीक है, तो दूसरे जो आपका भाग है उस पे क्या आएगा? पासवर आएगा। तो दूसरा भाग किस पे आएगा? 12 पे आएगा। तो पा की वैल्यू क्या आ गई? मेरू से 12। क्लियर, पा की वैल्यू मेरू से 12, गुणज से निकालनी है तो 36 - 12 क्या आ गई? आपकी गुणज से आ गई 24। क्लियर, सा और तार सा के बीच के जो 18 जो इंच है उसके 3 हिस्से कर दिए, 6 6 6, 3 इक्वल हिस्से कर दिए। दूसरे हिस्से पर आपका क्या आएगा? पासवर आएगा। दूसरे हिस्से की वैल्यू क्या है? 12 है, तो पा की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 12 होगी। क्लियर, उसके बाद है आपका गासवर। गासवर कैसे निकाला था? मेरू और पासवर के बीच में। अब पासवर आ गया आपका 12 पे, मेरू है 0 पे। 12 के ठीक बीच में, 12 का ठीक बीच कितना होता है? 6 इंच। तो गासवर आपका क्या पे आएगा? सा और पा के ठीक बीच में। पा की वैल्यू हमें पहले पता ही है, 12 है, निकाल चुके हैं। तो 0 से 12 का ठीक बीच कहाँ पे आएगा? 6 पे। तो मेरू से आपकी जो दूरी होगी गासवर की वो 6 इंच होगी, तथा जो गुड़ज से होगी 36 - 6 कर देंगे तो 30 इंच होगी। क्लियर, लेकिन इसमें वही इंपॉर्टेंट चीज है कि श्रीनिवास का जो ये गंधार है ये वर्तमान प्रचलित कोमल गंधार के समान है। ठीक है, आज के अकॉर्डिंग ये कोमल गंधार की वैल्यू। क्लियर,
उसके बाद है आपका रेसवर। रेसवर कैसे निकाला था, सा और पा के, जो सा है और ये पा है, इसके बीच की 3 बराबर हिस्से करने। दूरी कितनी है, 12 इंच है। 12 इंच को 3 में बांटेंगे तो 4 4 का आएगा, 4 8 और 12। ठीक है, तो पहले ही भाग पर क्या है आपका रेसवर है। पहला भाग की वैल्यू क्या है, 4 है। तो रे की जो है, मेरू से रे की दूरी क्या होगी, 4 इंच। मतलब 4 इंच पर यहाँ पे आपका रेसवर का पर्दा बनेगा। ठीक है, गुड़ज से इसकी दूरी होगी 36 में से माइनस कर दो 32। क्लियर, गुड़ज से रेसवर की दूरी होगी 32 इंच, मेरू से होगी 4 इंच। मतलब मेरू से अगर ऊपर से नापेंगे तो 4 इंच दूर आपका रे का पर्दा बनेगा, नीचे से नापेंगे तो 32 इंच दूर आपका रे का पर्दा बनेगा। क्लियर। उसके बाद है दो सवर रह गए हमारे धेवत और निषाद। धेवत कैसे बताया था, पा और सा के ठीक बीच में। पा है हमारा 12 पे, सा है हमारा 18 पे। तो दोनों के बीच की वैल्यू कितनी होगी, 6। 6 होगी। इन दोनों के 6 के बीच होगा 3 3। 3 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा। तो 12 और 3 कितना होता है आपका 15। तो धा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 15 होगी। ठीक है, तो धा किस पे आएगा, 15 इंच पे। लेकिन धा सवर में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, ट्विस्ट क्या है कि जब यहां से मैथमेटिकली धा की वैल्यू निकाली गई तो ये धा थोड़ा सा चढ़ा हुआ सा बजा। ठीक है, चढ़ा चढ़ा सा बज रहा था, प्रॉपर नहीं बज रहा था धा। तो इस और प्रॉपर नहीं बजा, तो इसमें इसका क्या किया, ठीक है, कुछ चढ़ा हुआ सा प्रतीत हुआ। उस थोड़े से अंतर के लिए श्रीनिवास ने क्या कहा है कि ये जो धा थोड़ा सा चढ़ा हुआ है उसको कैसे ठीक करेंगे, उसको सापा संवाद से ठीक करेंगे। रे के साथ जब रे का स्थान निश्चित हो जाता है, रे कितने पे है, 4 4 इंच पर है। ठीक है, रे का स्थान पहले ही निश्चित कर लिया हमने सारे साइड वालों को। तो जब रे का स्थान निश्चित हो जाता है तो दैवत का स्थान कैसे निकाले, सापा संवाद से प्राप्त करें। ठीक है, तो और रे और धा में कौन सा संवाद आता है, सापा संवाद। ठीक है, 13 श्रुति अंतर का संवाद होता है। तो रे निकल जाने के बाद, रे की वैल्यू निकल जाने के बाद रे से सापा संवाद से हम क्या निकालते हैं, दैवत निकालते हैं। ठीक है, तो रे से जब सापा संवाद निकाला गया तो जो दैवत की वैल्यू आई वो क्या आई, 14 सही 2/9 मेरू से। ठीक है, क्योंकि 15 पर थोड़ा सा चढ़ा हुआ था। ठीक है, तो मैथमेटिक्स से जब ठीक नहीं आया तो संवाद से, जैसे पहले ही बताया था कि इसका आधार क्या है, पूरा आपका सवर संवाद है। ठीक है, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, तो आपका रे से जब सापा संवाद निकाला तो धेवत की वैल्यू क्या है, ये 14 सही 2/9। ठीक है, ये है आपके मेरू से। गुणज से वैल्यू क्या है, 21 सही 7/9। इंपॉर्टेंट है बार बार, क्योंकि थोड़ा सा अलग वैल्यू है इसलिए बार बार ये पूछी जाती है। ये मेरू से और ये है आपकी गुणज से। 15 से थोड़ा सा कम 14 सही 2/9, और यहाँ से 22 से थोड़ा सा कम 21 सही 7/9। क्लियर, धेवत में ये। उसके बाद आपका आखिरी स्वर बचता है निषाद स्वर। ठीक है, निषाद में क्या है, निषाद को कैसे निकाला जाता है, पा और सा के बीच को अंतर को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। सा और पा के बीच में क्या है, कितना 6 का अंतर है, तो 2 2 के 3 बराबर भागों में बटेंगे। 2 2 और 2 में, और लास्ट वाला जो है उस पे क्या आ जाएगा आपका नी सवर आएगा। ठीक है, तो 12 2 14 2 16, 16 इंच पर आपका क्या है, नी सवर आता है। तो मेरू से नी की स्थान जो है 16 इंच, और गुड़ज से जा आपका 20 इंच आएगा। और इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो निषाद है वर्तमान प्रचलित कोमल निषाद के समान है। क्लियर, तो ये था आपका सारा का सारा शुद्ध स्वरों को जो है वीणा पर निकालना। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि विकृत स्वरों को कैसे जो है वीणा के तार पर निकाला जाता है। क्लियर, तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कहीं भी मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा सारी की सारी। और आपको वीडियो कैसी लगी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट जरूर करके जाना। और अभी हम बहुत ही जल्दी मैराथन लेके आने वाले हैं चैनल पर, और टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं। पूरे के पूरे सारे जितने भी पीवाईक्यू हैं नेट के, वो सारे इसी चैनल पर हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो पीवाईक्यू के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल के साथ जुड़ जाइए, सारे पीवाईक्यू यही करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, म्यूजिक वाले दोस्तों के साथ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें।